नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रेम की बात आपके साथ में। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की। जो लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति को अच्छे से समझते हैं उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव के बाद रिजल्ट आए थे, बाहर की तो बात छोड़िए, भाजपा के अपने ही नेता उत्तर प्रदेश के ये लगातार बयानबाजी कर रहे थे, जैसा लग रहा था कि ये सारा का सारा फेल्योर इस सिस्टम का योगी आदित्यनाथ का है। और आपने देखा किस प्रकार से केशव प्रसाद मौर्य के बयान, ब्रजेश पाठक जो मुख्यमंत्री बैठक बुलाते थे उसमें से लगातार गायब रहना, केशव प्रसाद मौर्य का दिल्ली जाना, वहाँ से आना, ये सारी बातों को विपक्षी दल खास करके अखिलेश यादव ने ट्विटर से लेकर हर जगह पे जोर शोर से उठाया। चाहे वो दिल्ली लखनऊ के बीच ट्रेन में जनशताब्दी आने की बात हो, इंटरसिटी आने की बात हो, इस तरह के कई तरह के सवाल उठाए और उन्हें जितना मज़ा लेना था उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। और ऐसा लगने लगा कि एक माहौल बनाया गया कि योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाए। लेकिन ठीक इसके विपरीत जब दिल्ली में बैठक हुई मंत्री परिषद की, मुख्यमंत्री परिषद, जिसमें भाजपा शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल हुए थे, वहाँ से एक क्लियर मैसेज निकला कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही सरकार चलेगी और जो लोग उछल रहे थे उनको भी मैसेज दे दिया गया कि आप अपनी हैसियत में रहें, ज़्यादा उछले ना। और उसके बाद से क्या हुआ ये आप सभी ने देखा। इस मोर्चे पर विराम लगाते हुए जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा शुरू हुई और जिस प्रकार से ताबड़तोड़ फैसले योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं, वो एक अलग ही लेवल उनका दिखा रहा है। आपको याद होगा उन्होंने कहा था जब वहाँ पर बैठक हुई थी जेपी नड्डा के साथ में कि लोकसभा के परिणामों को लेकर कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, उसमें उन्होंने एक बात की थी कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को बैकफुट पर जाने की ज़रूरत नहीं है। और इस बात का उन्होंने क्लियर मैसेज दिया कि आप जैसे थे वैसे रहिए। और उसके बाद से लगातार उन चीज़ों पर योगी आदित्यनाथ ने काम किया जो जिस वजह से भाजपा को लोकसभा के चुनाव में नुकसान हुआ था। और आप देखेंगे जिस प्रकार से उनके फैसले आ रहे हैं वो भी इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ एक अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं अभी। और इसका प्रभाव सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में आने वाले समय में पड़ेगा। निश्चित तौर पे इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जब उनका
बुलडोजर सिस्टम लागू हुआ था सरकार बनने के बाद 2017 से, उस पर भी कई सवाल उठे, कई लोग कोर्ट में गए, लेकिन कोर्ट ने भी उनके किए गए एक्शंस को नहीं रोका। आप एक भी वैसा चीज़ नहीं देखेंगे, कोई ये नहीं कह सकता कि योगी आदित्यनाथ कानून के दायरे से बाहर जाकर कोई काम कर रहे हों। और इसी के फलस्वरूप अभी जो उन्होंने फैसले लिए, उस फैसले को अगर आप चिंतन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उनका प्लान क्या है और कैसे कानून के दायरे में रहकर काम किया जाता है। तो आज उसी बात की चर्चा करते हैं। वीडियो को देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका जब आप एनालिसिस करेंगे तो आपको योगी जी के बारे में पता चलेगा कि कैसे वो एकदम एक्शन मोड में है। तो उन्हीं में कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में आज बात करने वाले। उनके ऐसे कुछ फैसले इधर जो लिए गए हैं, 4-5 फैसलों की चर्चा मैं करूंगा। आप बताइएगा कि क्या ये फैसले कानून हित में रहकर और किस प्रकार से योगी आदित्यनाथ को फ्रंट फुट पर ले जाता है, ये भी आप देखिएगा। तो सबसे पहले बात हम करेंगे जो नज़ुल की ज़मीन थी। तो सबसे पहले ये समझिए कि नज़ुल की ज़मीन क्या थी। ये 1857 में अंग्रेज़ों द्वारा, या यूँ कहिए कि एक तरह से कब्जा करने की नीति थी, जिसमें बहुत सारे लोगों को प्रताड़ित करने के लिए, हिंदू लोगों को, भारतीय लोगों को प्रताड़ित करने के लिए एक तरह से कानून बनाया था, जिसमें सरकारी ज़मीन को, बहुत सारे ज़मीन को वो हथिया लिया था। लेकिन आज़ादी के 77 सालों के बाद भी उन्हें अब सरकारी ज़मीन, आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, सरकार ने एक कानून बनाया कि नज़ुल की जितनी भी ज़मीन लीज पर दी गई थी या जो भी अवैध ढंग से खरीदा गया था। पहले क्या होता था कि जैसे लीज पर ज़मीन ले लिया गया और उसके बाद वो उसको फ्री हैंड करा लिया जाता था पैसे भरकर, और वो ज़मीन उसकी हो जाती थी। ऐसे में उत्तर प्रदेश में बहुत सारी ऐसी ज़मीनें हैं जो औने पौने दामों में बेची गई और उस पर बड़े बड़े बिल्डिंग्स बने और आज करोड़ों रुपया उससे वो कमा रहे हैं। तो सरकार ने एक फैसला किया, एक कानून बनाया कि अब वो जो लीज पर जो ज़मीन थी वो अब दी नहीं जाएगी, या जो लीज पर है उसको अब रेन्यू नहीं किया जाएगा, उससे सरकार वापस ले लेगी। इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जिस प्रकार से ये किया गया था, इसमें दो लोगों के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन, एक क्रिश्चियन कम्युनिटी और एक वक्फ बोर्ड। बहुत सारी ऐसे ज़मीनें हैं जो इन लोगों के पास है। आखिर ये मामला आया कहाँ से? ये मामला शुरू हुआ मुरादाबाद के एक क्रिश्चियन स्कूल के रिन्यू को लेकर। वो नज़ुल की ज़मीन थी और वो रिन्यू कराने के लिए उन्होंने आवेदन दिया, तो सरकार ने साफ साफ मना कर दिया कि आप इस पर हम रिन्यू नहीं करेंगे, आप इसको कहीं और शिफ्ट कर दीजिए। सरकार अब एक अध्यादेश लेकर आई। अब विधानसभा में ये एक कानून बन गया। हालांकि इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दी गई है, लेकिन विधानसभा में विधेयक पारित कर इसे अब कानून का रूप दे दिया गया है। तो इससे क्या होगा कि जो हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। अब इसका
नतीजा क्या निकला? इसमें जो मेन ओपोजिशन है, और ओपोजिशन ही नहीं, भाजपा के कुछ विधायक हैं, उन्होंने भी विरोध दर्ज कराया है। ऐसे दो विधायक जो हैं, एक का नाम है सिद्धार्थ नाथ सिंह और दूसरे हैं हर्ष वाजपेयी। और ये जो विरोध करने वाले जो लोग हैं ना, ये लोग प्रयागराज और प्रयागराज के आसपास वाले लोग, इनका मानना है कि इससे गरीबों को नुकसान होगा। कोई घर बना के रह रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उन लोगों से अगर ज़मीन सरकार छीन लेगी तो उन लोगों का बैकअप प्लान नहीं दिया गया कि आखिर वो लोगों को कहाँ विस्थापित करके सरकार कहाँ ज़मीन देगी, कहाँ कैसे उनका रहने का कार्यक्रम होगा। इसके बारे में सरकार ने कोई भी इस कानून के तहत कुछ भी नहीं बताया। इसका जवाब देते हुए जो वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना, उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये जो विधेयक है इसको आप पहले पढ़िए, इसको आप पढ़ लीजिए, चीज़ें आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अभी ये कानून बना है, इसमें क्या होंगे क्या नहीं होंगे, किस चीज़ कौन सा चीज़ इसके दायरे में आएगा, कौन सा नहीं आएगा, इन सारे बातों को इसमें डाला जाएगा। और ऐसा नहीं है कि सरकार किसी गरीब को दिया गया है, उनका मेन व्यू ये है कि इसमें उस तरह के ज़मीनों को जो किसी लोगों को इनसे पहले की सरकारों में, या यूँ कहें कि मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में बहुत सारी ऐसी ज़मीनें हैं, सरकारी ज़मीनें, जो औने पौने रेटों पे वक्त को दी गई, क्रिश्चियन को दी गई, ये सारी बातें हैं। उनको अब लगाम लगाने के लिए योगी सरकार ने ये फैसला किया है। अब हम बात करते हैं इससे जुड़े दूसरे कानून का। वक्फ बोर्ड के पास, आप सभी को पता होना चाहिए कि वक्फ के पास, रेलवे के पास जितनी प्रॉपर्टी है ना ज़मीन, उसके बाद सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास है। और इस पे उत्तर प्रदेश सरकार जो है सर्वे करा चुकी है। इसमें क्या होगा कि जो सर्वे हुए उसके आधार पर जो नज़ुल की ज़मीन है, जो सरकारी ज़मीन है, उसको किस प्रकार से अवैध रूप से किस जगह पे कैप्चर किया गया है, उसको सरकार अब छुड़वाएगी, या यूँ कहें कि उस पर कार्रवाई करेगी। तीसरा जो है, आपको याद होगा कि इधर ही करीब करीब 8,949 मदरसों को नोटिस दिया गया था और कहा गया था कि इन मदरसों को बंद कर, या यहाँ पर जो बच्चे शिक्षा ले रहे हैं उनको इन मदरसों से निकाल कर जो रेगुलर स्कूल है उसमें भर्ती करा दिया जाए, ताकि इनकी शिक्षा भी आम बच्चों की तरह हो सके और उन्हें वो सब कुछ की शिक्षा मिले जो सामान्य बच्चे स्कूल में करते हैं। इसी को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों ने योगी आदित्यनाथ से मिलने का समय मांगा। उन्होंने समय भी दिया, इन लोगों से बात भी हुई और उन्होंने अपनी बातें रखी। योगी आदित्यनाथ ने उनकी बातों को सुनकर उन्हें आश्वस्त किया कि हम इस पर विचार करेंगे। हालांकि बाद में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो प्रवक्ता हैं उनका भी बयान आया, और जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा कि योगी जी ने हमारी बातों को गंभीरता से सुना, उन्होंने अपनी बातें की, हमने भी उनका जवाब दिया और उन्होंने इस पे विचार करने की बात की है। तो एक ये चीज़ पर भी
योगी जी का चला है। चौथा है एंटी कन्वर्जेशन लॉ, धर्मांतरण को लेकर। हालांकि इसमें कानून 2022 में ही बना था, 21 या 22 में, इसमें संशोधन किया गया। और ये संशोधन ऐसा है कि आप मान के चलिए कि जो जहाँ पहले 10 साल तक की सज़ा थी, वो अब कानून में संशोधन करके, विधेयक पारित करके, वो अब उम्र कैद तक बढ़ा दी गई है। तो अब उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण करने वालों के ऊपर भी नकेल लगाने की बड़ी तैयारी कर ली गई है। और जिस तरह से इस कानून के अंदर प्रावधान किए गए हैं, आप मान के चलिए कि इसके बावजूद अगर इस तरह की घटनाएं घटती है तो उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और पांचवी और आखिरी बात, कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार ने एक निर्णय लिया था कि जो प्रोपराइटर हैं, जिनकी दुकान है, उसके आगे नेम प्लेट लगाने को लेकर, और इस पर बहुत हंगामा भी हुआ था कि एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, खास करके मुस्लिम समुदाय को लेकर ये कहा गया कि योगी सरकार जानबूझकर मुस्लिम समुदाय को टारगेट करती है। आप सभी को पता है कि किसी भी रेस्टोरेंट में वेज है और नॉन वेज हो, नाम क्या है उसे, लेकिन सवाल ये उठता है, अगर कोई किसी दुकान का मालिक का नाम उस्मान है और वो कोई हिंदू नाम रखता है, तो ऐसा क्यों? आपके मन में ये बातें उठती है, आपको लगता है कि हम अपने नाम को रखेंगे तो हमारा दुकान नहीं चलेगा। बाकी चीज़ों में तो आप अपने धर्म को ले आते हैं, फिर इसमें ऐसा क्यों ना हो? हालांकि इस पे कई सारे लोग हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ से एक आदेश पारित हुआ कि आप किसी को नाम बताने की मजबूर नहीं कर सकते। लेकिन कानून के दायरे में अगर ये आप पूरे राज्य में लागू करते हैं तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो कोर्ट ने जहाँ उसको रोका, वहीं दूसरी ओर एक रास्ता भी दिया कि आप कानून के दायरे में अगर आप कोई लॉ बनाकर इसको पूरे राज्य में लागू करते हैं तो ये आप कर सकते हैं। निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ, उनकी टीम, उनके वकील जो सरकार की ओर से पेश हुए थे, इस पर विचार करके आप मान के चलिए कि निश्चित तौर पर इससे अंदर भी एक कानून बहुत जल्द आएगा और इस पर कोई ना कोई निर्णय जरूर होगा जो पूरे प्रदेश के लिए और पूरे देश के लिए एक चर्चा का विषय बना हुआ। तो यही मुख्य बातें थी जो बताना था। और इससे ये तय होगा, जो लोग ये सोच कर बैठे हुए हैं कि योगी आदित्यनाथ बैकफुट पे चले गए, जिस प्रकार से उनके फैसले अभी हो रहे हैं और जिस प्रकार से उन्होंने कमर कस ली है, जो 10 विधानसभा के चुनाव होने हैं। एक बात और मैं बता दूंगा, ये सिर्फ ये जो 10 विधानसभा के जो उपचुनाव होंगे, इसमें भाजपा के पास 3 ही सीट थी, उनके सहयोगियों के पास 2 सीटें थी और 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी। लेकिन अगर इसमें भाजपा 4 सीट भी जीत जाती है तो ये योगी आदित्यनाथ की जीत है। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने अपने मंत्रियों को इन 10 सीटों पर लगाए हैं, आप मान के चलिए कि इसके परिणाम
बहुत ही डिफरेंट आपको देखने को मिलेंगे। इसमें कहीं कोई संशय किसी को नहीं होना चाहिए। तो यही चीज़ें थी। आपको ये कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा हो। आप सभी से आग्रह है, हम लोग एक बहुत छोटे चैनल, आप सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कंटेंट अच्छा लगा हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इससे आगे के कार्य करने में हम लोगों को आसानी होती है। आप लोग सपोर्ट भी कर सकते हैं। फ़ोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। बाकी यूपीआई आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके माध्यम से भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, ज्वाइन बटन ले सकते हैं। तो इसी प्रकार आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग सहयोग करते रहेंगे। आज बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नए सब्जेक्ट के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।